नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्वाड के जरिए इशारों में भारत का चीन पर हमला। जयशंकर बोले कि एकाधिकार और ध्वंस जमाने के दिन अब खत्म हो गए हैं चीन के। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन ने ताइवान से फिर लिया पंगा, बड़ी घुसपैठ कर दी। 19 सैन्य विमानों ने हवाई क्षेत्र में भर दी है उड़ान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के विमानों ने उड़ान भरी है, जिसके बाद अब आर पार की संभावना है। और इससे पहले ताइवान ने भी चीन की हेकड़ी निकाली थी। दोस्तों, इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर भारत हो गया है अलर्ट। पीएम मोदी ने की है राजनाथ सिंह, अमित शाह और डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वांचल में चुनावी सरगर्मी तेज। उत्तर प्रदेश में क्या सपा बसपा के प्लान पर भारी पड़ेगा बीजेपी का यह दाव? क्या है दाव दोस्तों, आपको जरूर बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, जहां बढ़ सकती है सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें। भवानीपुर उपचुनाव पर कोर्ट जा सकती है भाजपा। इसी के साथ खबर में आपको आगे बताएंगे कि सुशील मोदी ने किसान महापंचायत को बताया फ्लॉप, कहा असली भाग्य विधाता एनडीए के साथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि देश का असली किसान भाजपा के साथ है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो दोस्तों इसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, लाइक करना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। आपको बता दें कि क्वाड के जरिए इशारों में भारत का चीन पर हमला। जयशंकर बोले कि एकाधिकार के दिन अब खत्म हो गए हैं, चीन के ध्वंस जमाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि क्वाड समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सुधार के प्रतिरोध का समाधान है। समाचार एजेंसी ने जयशंकर के हवाले से कहा कि एक तरफावाद के दिन अब खत्म हो गए हैं, द्विपक्षीयता की अपनी सीमाएं हैं और बहुपक्षवाद बस पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन और पाकिस्तान पर खूब बरसे थे, और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के दिन अब खत्म हो गए, अब एकाधिकार और ध्वंस जमाने वालों के दिन खत्म हो गए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के राज में घुटने टेकेगा चीन? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने ताइवान में की बड़ी घुसपैठ, 19 सैन्य विमानों ने हवाई क्षेत्र में भरी उड़ान, और परमाणु बम गिराने वाले प्लेन भी इसमें थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। ताइवान का कहना है कि चीन के 19 सैन्य विमानों ने उसके इलाके में उड़ान भरी है, इनमें परमाणु बम गिराने वाले विमान भी शामिल हैं। ये घटना रविवार को दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद चीनी वायुसेना लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 19 चीनी विमानों को ट्रैक किया है जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ रहे थे, जिसके बाद इसमें सवार क्रू को चेतावनी जारी कर दी गई। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रडार और वहां तैनात मिसाइल सिस्टम ने भी चीनी गतिविधि के बारे में पता लगा लिया है। इन विमानों में 4 H-6 बम वर्षक विमान और कई सारे हथियार शामिल थे। तो दोस्तों, चीन फिर से ताइवान से पंगा ले रहा है, और ताइवान भी लगातार चीन की हेकड़ी निकालने की बात कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बदले घटनाक्रम पर भारत अलर्ट। पीएम मोदी ने की राजनाथ सिंह, अमित शाह और डोभाल के साथ हाई लेवल की मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान के पूर्ण नियंत्रण के दावे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अफगानिस्तान की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर वहां के हालात का जायजा लिया। पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ गहन विचार विमर्श किया है, और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के 3 सप्ताह से अधिक समय बाद भी सरकार के गठन पर कोई स्पष्टता नहीं होने से हालात चिंताजनक हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत की नज़र तालिबान को चुनौती देने वाले शीर्ष प्रतिरोध नेतृत्व पर है। ये समूह ताजिकिस्तान से तालिबान को चुनौती दे रहा है।
समझा जाता है कि सोमवार की बैठक में तालिबान के साथ जुड़ाव पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि कतर में भारत के दूत दीपक मित्तल ने दोहा में एक शीर्ष तालिबान नेता के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत यह तत्काल सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगान धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर लगातार ध्यान बनाए हुए हैं पीएम मोदी, और इसी को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग पीएम मोदी ने की है। क्या कुछ निकलता है इसका फैसला आपको खबर आने के बाद जरूर बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। पूर्वांचल में चुनावी सरगर्मी हो गई है तेज। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा के प्लान पर भारी पड़ सकता है बीजेपी का ये दाव? जी हां दोस्तों, कौन सा दाव? आपको बता दें कि बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज नजर आ रही है। चुनावी माहौल के बीच प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग का वोट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सपा बसपा ब्राह्मणों को साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विकासवाद का नारा बुलंद कर रही है। बलिया से लेकर बनारस तक हर राजनीतिक दल जातिगत राजनीति के सहारे 2022 की चुनावी नाव को पार लगाना चाहता है। शीर्ष पर ब्राह्मण वोट है और नारा है प्रबुद्ध वर्ग का। लेकिन काशी विद्वत परिषद, जो कि काशी के प्रबुद्ध जनों की संस्था है, उसके महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने उनका एक कहना है कि जो विकास की बात करेगा उसके पास ही यूपी होगा और यूपी उसे ही पास करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो विकास की बात करेगा यूपी उसे ही पास करेगा। अब जरा राजनीतिक हलचलों को भी देख लीजिए। बलिया में जनेश्वर मिश्र के घर से उनकी जयंती के दिन समाजवादी पार्टी उनके आंगन में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रही थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सभी ये सोच रहे थे कि यूपी के मुख्यमंत्री क्या कहने वाले हैं। कमच्छा बीएचयू के चाणक्य हॉल में सीएम पहुंचे और पूरे सम्मेलन भाषण के दौरान विकास का नारा उन्होंने बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। बीजेपी काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव की माने तो बीजेपी विकास और सबको साथ लेकर चल रही है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि कांग्रेस पहले से ब्राह्मणों को स्थान देती आई है, हम देखा देखी नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के नारे ने जातिगत राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जाति से ऊपर विकास है। ये बात जातिगत राजनीति करने वालों को चुभती नजर आ रही है, क्योंकि जनता भी विकास की धार को प्राथमिकता दे रही है। तो दोस्तों, जातिगत राजनीति से अलग विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है जनता, और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्लान पर भारी पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का ये दाव? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ सकती है सीएम ममता की मुश्किलें, भवानीपुर उपचुनाव पर कोर्ट जा सकती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। वो एक समारोह में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो किसी उद्देश्य के लिए एकत्र हो रहे हैं और चुनाव के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ घोष ने कहा कि ये दोहरा मापदंड जारी नहीं रह सकता। या तो उन्हें कहना होगा कि राज्य में कोई कोरोना नहीं है, या उन्हें चुनाव स्थगित करना होगा। इसी के साथ ममता बनर्जी की चुनावी सभा में हजारों की भीड़ होगी। क्या कोई है जो गिरफ्तार कर सकता है? वो केवल दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और भाजपा समर्थकों को ही गिरफ्तार करेंगे। इसी के साथ विधाननगर में एक निजी अस्पताल में भाजपा की एक महिला समर्थक से मिलने गए घोष ने कहा कि हम वकीलों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये नहीं चल सकता। पूर्वी बर्दवान के दुर्गापुर की रहने वाली महिला ने रविवार को वैक्सीन लेने जाने के दौरान अपमानित होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बढ़ सकती है ममता बनर्जी की मुश्किलें और कोर्ट जाने की उठ गई है बात। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुशील मोदी ने किसान महापंचायत को बताया बड़ा फ्लॉप। कहा असली भाग्य विधाता यानी कि असली किसान एनडीए के साथ हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे जिन दलों के चेहरे सूख रहे हैं, वो टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं।
टिकैत के आंदोलन में असली किसान नहीं, केवल भाजपा विरोधी दलों के जमीन से कटे कार्यकर्ता रह गए हैं। आरोप लगाया गया कि किसान महापंचायत फ्लॉप रही, इसलिए राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने के लिए पुरानी फोटो डाल दी। सोमवार को ट्वीट कर सांसद ने कहा कि कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए किसानों को लाठी गोली खानी पड़ी थी, जबकि एनडीए सरकार ने नीम लेपित यूरिया बाजार में लाकर इसकी किल्लत दूर कर दी। वहीं डीएपी पर मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दिया, किसानों को महंगाई से बड़ी राहत दी। 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के लगभग 1.5 लाख करोड़ बिना बिचौलियों के डाले गए। बिहार सहित पूरे देश का असली भाग्य विधाता एनडीए के साथ है, इसलिए विपक्ष के आंदोलन, महापंचायत और भारत बंद जैसे नाटक सफल नहीं होते। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्लॉप बताया है सुशील मोदी ने किसानों का महापंचायत, और इसी के साथ कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और यही कारण है कि देश का असली किसान मोदी सरकार के साथ खड़ा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर भारत ठहरो और इंतजार करो की नीति पर कायम, हालात पर सरकार की है पैनी नजर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास पर तकरीबन 2 घंटे अफगानिस्तान के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आयुक्त सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है, खासतौर पर तालिबान और पाकिस्तान स्थित तमाम आतंकी संगठनों की ओर से संभावित खतरों के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बातचीत हुई। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें और सुरक्षा एजेंसियों की उच्चतम सतर्कता के चलते घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। तालिबान और पाकिस्तान में मौजूदा आतंकवादी संगठन के साझा गठबंधन से भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तान की सेना की अफगानिस्तान में अत्यधिक सक्रियता को लेकर भी बारीक तस्वीर सामने रखी गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की बटालियन और एयरफोर्स के अफगानिस्तान के पंजशीर में इस्तेमाल और मौजूदगी पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में नए सरकार के स्वरूप और उसने पाकिस्तान के दखल पर, खासतौर पर हक्कानी गुट को सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी की कोशिशों और उसके प्रभाव पर भारत की पैनी नज़र बनी हुई है। दुनिया भर के देश अफगानिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं और भारत भी उन तमाम देशों के संपर्क में है। ईरान की तरफ से राष्ट्रपति ने इब्राहिम रईस ने तो साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देंगे। उधर अमेरिका सहित तमाम नाटो देश भी सभी को समाहित करने वाली सरकार चाहते हैं। ऐसे में सरकार के स्वरूप को लेकर भी, चल रही रस्साकसी को लेकर भी सभी की नज़र बनी हुई है। दरअसल अफगानिस्तान में सरकार का स्वरूप ही तय करेगा कि तालिबान की सरकार कितनी स्थायी होगी और अफगानिस्तान में भविष्य में कैसे हालात बनेंगे। फिलहाल भारत की प्राथमिकता फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और भारत की 23,000 करोड़ की परियोजनाएं भी अफगानिस्तान में है। फिलहाल भारत भी दुनिया के तमाम दूसरे देशों की तरह वेट एंड वॉच के मुद्रा में है। तो दोस्तों, भारत अफगानिस्तान पर कर रहा है जबरदस्त मीटिंग, हालात पर सरकार। तरफ ताइवान के 19 बमवर्षक विमानों ने चीन के करीब भर दी है उड़ान, जिससे ताइवान ने उड़ा दी है चीन की नींद। जी हां दोस्तों, ताइवान वायुसेना ने चीन की नई गतिविधियों के खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए हैं। उसके रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के करीब स्थित ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में परमाणु हथियार से युक्त बमवर्षक समेत 19 युद्धक विमान ने उड़ान भर दी है। और चीन ने दावा किया है कि ताइवान ने साल भर पहले ताइवान नियंत्रित प्रताश द्वीप पर एयर डिफेंस जोन बनाया। दोस्तों, ताइवान ने निकाल दी है चीन की हेकड़ी और चीन के बेहद करीब सर के ऊपर से गुजार दिया है बम वर्षक विमान। जी हां दोस्तों, जो बम फोड़ सकते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि चीन की हेकड़ी जल्द से जल्द निकले तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको बता दें कि पंजशीर में पाकिस्तानी बमबारी पर भड़का ईरान, कहा अफगानिस्तान में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए ड्रोन अटैक को लेकर ईरान भड़क गया है। ईरान का कहना
है कि इस तरह किसी भी बाहरी ताकत द्वारा हमला किया जाना गलत है और इसकी जांच की जानी चाहिए। अफगानिस्तान के पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। रविवार को नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने पंजशीर के इलाकों में ड्रोन से हमला किया और तालिबानियों का साथ दिया। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा इस हमले की निंदा की गई। ईरान का कहना है कि बीती रात जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। हम हमले में जिन अफगान नेताओं की जान गई है उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि तालिबान द्वारा लंबे वक्त से पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों द्वारा यहां लगातार तालिबान को चुनौती दी जा रही है और इसी बीच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा ठोक दिया। दोस्तों, पंजशीर एक ऐसा इलाका था जिस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बेईमानी कर दी, ड्रोन अटैक कर दिया पंजशीर पर और अब इसी बेईमानी को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। भड़क गया है ईरान और कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को बेनकाब कर सकते हैं पीएम मोदी। इमरान ने पहले ही चल दी है चाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिकता तभी निभाता है जब पानी उसके नाक तक पहुंच जाए। अभी ऐसा ही मौका है। 16-17 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान ने इस मीटिंग में भारत पर अपनी बढ़त हासिल करने की चाल भी चल दी है। भारत ने उसकी ये चाल समझ ली है और अब वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी पर भारत आगे बढ़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि एससीओ की मीटिंग में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा चर्चा के केंद्र में रहेगा। उसे ये भी पता है कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने में उसने तालिबान की किस हद तक मदद की और अब भी कर रहा है। ये भारत समेत पूरी दुनिया को अच्छे से पता है। स्वाभाविक है कि भारत भी पाकिस्तान के काले कारनामों को उजागर करने में इस मंच का भरपूर उपयोग करेगा। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने में आसानी हो, इसीलिए पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि पाकिस्तान ने इंडियन अथॉरिटीज को वहां जाने का न्योता दिया है ताकि भारत आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों का जायजा ले सके। पाकिस्तान ऐसा एससीओ के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए भी कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। प्रस्ताव के मुताबिक भारत को एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए अपने 3 अधिकारियों को भेजना है। हालांकि भारत सरकार उस देश में ऐसी एक्सरसाइज में शामिल होने को लेकर उत्सुक नहीं है जिसे वो दुनिया भर में राज्य प्रायोजित आतंकवाद का गढ़ बताती रहती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी एससीओ मीटिंग में भाग लेने दुशांबे नहीं जाएंगे बल्कि उसे वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका अगर डाल तो भारत पात एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे पीएम मोदी। क्या होगा पल पल की रिपोर्ट आप तक देंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। यूपी से बाहर रह रहे 3 करोड़ वोटरों पर बीजेपी की नजर और अपने पाले में लाने के लिए बनाया है प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपने संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने को लेकर बूथ स्तर तक के सम्मेलन हो या जातियों को साधने के लिए जातिगत सम्मेलन, सभी तरह के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। अब बीजेपी की नज़र अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक वोटरों पर है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी स्टेट यूनिट को उन राज्यों में रह रहे लोगों का डाटा तैयार करने को कहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने सभी स्टेट यूनिट को बोला है कि अपने अपने राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों का डाटा तैयार करें और उनसे संपर्क करें। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल आदि राज्यों में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के वोटर रहते हैं। इन लोगों में संपर्क साधकर बीजेपी इनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए सभी राज्यों की इकाई ने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सभी लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी इनमें से कुछ लोगों का अपने पक्ष में प्रचार के लिए इस्तेमाल भी करेगी। ये लोग उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाएंगे और जनसंपर्क करेंगे। ये सभी लोग बताएंगे कि किस तरह से यूपी में योगी सरकार के आने
आने से माहौल बदला है और अन्य राज्यों में किस तरह से उसकी चर्चा होने लगी है। कानून व्यवस्था, तमाम बड़ी कंपनियों द्वारा निवेश, भ्रष्टाचार मुक्त शासन आदि मुद्दों को लेकर जनता से वो बात करेंगे। अभी तक महाराष्ट्र से तकरीबन 50,000 लोगों के यूपी में प्रचार करने की बात सामने आई है। अन्य राज्यों से भी जल्द ही संख्या सामने आएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसी वक्त लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान से आरएसएस की तुलना कर घिर गए जावेद अख्तर, बीजेपी नेता बोले माफी मांगो नहीं तो उनकी फिल्म देश में नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने हाल ही में दिए अपने बयान में तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी। जावेद अख्तर का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और विहिप की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक अख्तर की फिल्म देश में नहीं दिखाई जाएगी। बीजेपी नेता राम कदम ने साफ साफ कहा है कि जावेद अख्तर और उनसे और उनके परिवार से जुड़ी किसी भी फिल्म को देश में चलने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने ये विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश में बवाल। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।